हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर दैट इज वेक्टर्स। इससे पहले हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट्स इन डायमेंशन। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप उस चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा इससे रिलेटेड देखो, यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो गया तो उसके एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम की पूरी शीट मैंने अवेलेबल करा रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आपको हर एक चैप्टर के फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, वेक्टर्स पढ़ रहे हैं हम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी पढ़ना है, तो सबसे पहले ये सवाल पूछना है कि क्यों पढ़ना है, वाई वेक्टर, ठीक है। अब देखो, जब हमने यूनिट्स इन डायमेंशन पढ़ा था तब उसमें मैंने आपको बोला था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ, ठीक है। जैसे कि 10 kg हो गया, 10 सेकेंड्स हो गया, 5 मीटर हो गया, या फिर अगर हम फोर्स की बात करें तो 10 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पर क्या हमेशा सिर्फ ये दो क्वांटिटी सफिशिएंट होती है किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम मास की बात करें तो अगर मैं बोल रही हूँ 10 kg, तो ठीक है, 10 kg इट्स सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। 10 से आपको उसकी क्वांटिटी पता चल रही है और kg वर्ड से आपको उसका टाइप पता चल रहा है कि मैं किस टाइप की क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स भी ओके है। 5 से आपको क्वांटिटी पता चल रही है कि कितना अमाउंट है, और सेकंड से आपको ये पता चल रहा है कि किस टाइप की क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है। पर क्या हमेशा ही इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होती है? देखो, मान लो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स को मुझे यहाँ से 1 पोजीशन से उठाकर इस पोजीशन 2 पर लेकर आना है, ठीक है। फोर्स लगाना पड़ेगा उसके लिए मुझे 10 न्यूटन। आपको बोला गया है कि इस बॉक्स को यहां से यहां पहुंचाना है और उसके लिए फोर्स कितना चाहिए, 10 न्यूटन। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी और इसका यूनिट दे दी मैंने, ठीक है। तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है आप पे। तो अब अगर कोई फोर्स ऊपर लगाएगा तो क्या ये बॉक्स इधर से चल के इधर आ जाएगा? नहीं आएगा। अगर मैं नीचे से लगाऊं फोर्स तो भी नहीं आएगा, अगर पीछे से फोर्स लगाया जाए तो भी नहीं आएगा। मतलब मुझे किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी? इस डायरेक्शन में। अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगी तब जाकर मेरा ये बॉक्स यहां से चल के कहां पर आएगा, इस 2 पोजीशन पर आएगा। मतलब कि सिर्फ फोर्स की वैल्यू बता देने से मेरा काम नहीं होगा, मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में मुझे फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो यानी कि फोर्स के साथ क्या एक क्वांटिटी ऐड हो गई, वो है इसकी डायरेक्शन। मतलब फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एन और यू तो चाहिए ही, साथ में क्या चाहिए, आपकी डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। मतलब कि जब हम 10 kg, 5 सेकेंड्स, 2 मीटर की बात कर रहे थे तब तो हमने डायरेक्शन उसमें ऐड नहीं करी, ठीक है। पर जब मैंने फोर्स की बात करी तो मैंने इसमें डायरेक्शन ऐड करना जरूरी है, क्योंकि मुझे फोर्स लगाना किस तरफ है, ठीक है। मैं तो ऊपर भी फोर्स लगा सकती हूँ, नीचे भी लगा सकती हूँ, पीछे भी लगा सकती हूँ, लेकिन फोर्स सही डायरेक्शन में लगाएंगे तभी जाकर आपका ये जो ब्लॉक है वो 1 से जाकर 2 पर शिफ्ट होगा, ठीक है। यानी कि कुछ क्वांटिटीज तो ऐसी होती है जिसको बिना डायरेक्शन के भी काम में चल जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसके साथ आपको डायरेक्शन बताना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, ठीक है, दिस इज योर होम। आप अपने घर से निकल रहे हो, ठीक है, और ये आपके फ्रेंड का घर है, और फ्रेंड के घर का रास्ता कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है, इस तरह से। अब आप अपने घर के बाहर खड़े हो और आपने अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछा कि मुझे तेरे घर आना है, तो मैं कैसे आऊं? मान लो कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो है आपकी 3 किलोमीटर्स, ये डिस्टेंस है 4 किलोमीटर्स, ये डिस्टेंस है आपकी 2 किलोमीटर्स, ठीक है। और आपके फ्रेंड ने ये बोला कि तू 3 किलोमीटर चल, फिर 4 किलोमीटर चल, फिर 2 किलोमीटर चल, तो मेरे घर पहुंच जाएगा। तो कैसे चलोगे 3 किलोमीटर? क्या तुम सीधे सीधे 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर चल के अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। क्या आप इधर 3 किलोमीटर, फिर ऊपर 4 किलोमीटर, इधर 2 किलोमीटर चल के पहुंच जाओगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि आपको 3 किलोमीटर साउथ में चलना है, फिर 4 किलोमीटर आपको ईस्ट में चलना है,
और फिर 2 किलोमीटर आपको नॉर्थ में चलना है, ठीक है। जब आप बिल्कुल इसी डायरेक्शन में इतनी ही अमाउंट में चलोगे तब आप अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाओगे, ठीक है। मतलब कि कुछ क्वांटिटीज के साथ हमें डायरेक्शन भी ऐड करनी पड़ती है, तभी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी स्केलर, एक होती है आपकी वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज? जिसमें हमें कोई डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती, ठीक है। इट हैज नो डायरेक्शन। और वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जिनके पास डायरेक्शन भी होती है, हैज डायरेक्शंस। जैसे स्केलर का अगर मैं एग्जांपल लूं तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। 10 kg, 2 kg, 4 kg, इसके साथ मुझे डायरेक्शन थोड़ी बतानी पड़ती है कि भाई ईस्ट में है कि वेस्ट में है, नहीं, सिंपली 10 kg से काम चल जाता है, ठीक है। डिस्टेंस 10 मीटर। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ भी वैसे दो तरह की हो सकती है, बट हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस भी अपने आप में क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे है आपके डिस्टेंस, जैसे कि आपके घर से आपके फ्रेंड तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3 किलोमीटर है, तो ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। टाइम भी हम कैसे बताते हैं? 10 सेकेंड हो गया, 5 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया। कभी भी टाइम के साथ हम डायरेक्शंस थोड़ी बताते हैं कि भाई 5 सेकेंड्स नॉर्थ में है कि 5 सेकेंड ईस्ट में है, कभी नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्वांटिटीज और भी बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी जो आपकी क्या होती है, स्केलर होती है। अब वेक्टर्स क्वांटिटीज के साथ डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है, मतलब वो क्वांटिटीज अगर आप बिना डायरेक्शन के डिफाइन कर रहे हो तो आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था, फोर्स का, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस, लेंथ में अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो डिस्टेंस है, लेकिन लेंथ में अगर डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है तो वो क्या हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे हमने हमारे फ्रेंड के घर का एग्जाम्पल लिया था इसमें, ठीक है, वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जो आपकी वेक्टर्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को ये टेंशन हो जाएगी कि यार मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, क्या मुझे रटना पड़ेगा एक एक वेक्टर कौन सी होती है, स्केलर कौन सी होती है? तो नहीं बेटा, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इस चैप्टर का एक पर्पस है कि आपको ये बताना कि वेक्टर क्वांटिटीज अगर आपके सामने आती हैं तो उनको कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें आपको इस चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको कुछ भी रटना नहीं है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर है तो आप उसको रटने बैठ जाओ। ये तो जैसे जैसे आप फिजिक्स आगे पढ़ते जाओगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है, ठीक है। और कैसे पता करना होता है वो भी आगे जाके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस वेक्टर चैप्टर का सिर्फ ये मतलब है कि आपको वेक्टर क्वांटिटीज का जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाना, ठीक है। स्केलर्स का तो हमें पता है, सिंपली प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। पर क्या सेम कॉन्सेप्ट वेक्टर में भी होता है, वो हम इसमें समझेंगे कि वेक्टर्स का इस चैप्टर का मतलब ये है कि आपको सिर्फ इसका एल्जेब्रा समझाना कि कैसे ऐड करने हैं क्वांटिटीज, कैसे सब्ट्रैक्ट करनी है, कैसे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो बच्चों हमने ये देख लिया कि दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर होती है और वेक्टर होती है, ठीक है। अब हम वेक्टर्स को समझते हैं। देखो स्केलर क्वांटिटीज लिखी हैं तो ठीक है, लेकिन हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये स्केलर है या वेक्टर? उसको लिखने के लिए हमें कुछ तो उसको स्पेशल तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि उसको देखकर हम पता कर ले कि वो वेक्टर है, ठीक है। तो पहले तो हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकली अगर हमें वेक्टर्स को शो करना होगा तो कैसे करते हैं? एक एरो के थ्रू करते हैं, इस तरीके से हम वेक्टर्स को शो करते हैं, ठीक है। और ये जो लेंथ होती है एरो की, ये होती है आपकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि आपका लिखा हुआ है 10 न्यूटन, तो ये 10 वर्ड क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड है, ठीक है। 5 मीटर लिखा हुआ है तो ये 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है, इसकी लेंथ है, ठीक है। और ये एरो क्या शो करता है? इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को अगर हमें ग्राफिकली बताना है तो हम एक एरो के थ्रू करते हैं जिसकी जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड को बताती है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं,
F1 वेक्टर मतलब एक है आपका फोर्स वेक्टर दैट इज 10 न्यूटन। दूसरे पेज पे ले लेते हैं, चलो। आपके पास दो वेक्टर्स है, एक है F1 वेक्टर दैट इज 10 न्यूटन ईस्ट, और दूसरा वेक्टर है आपके पास F2 वेक्टर दैट इज 5 न्यूटन ईस्ट। ठीक है, अब देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है आपकी, सेम है, यानी सेम डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर्स, पर एक का मैग्नीट्यूड 10 है और दूसरे का मैग्नीट्यूड 5 है। अब इसको अगर आपको ग्राफिकली बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि जो लेंथ है वेक्टर की वो क्या शो करती है, मैग्नीट्यूड। तो F1 वेक्टर क्या हो गया आपका, ये हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई 10 न्यूटन, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में। अब 5 न्यूटन का वेक्टर बनाना है तो उसकी लेंथ कम होगी, क्योंकि ये लेंथ ही तो शो कर रही है इसका मैग्नीट्यूड। तो F2 वेक्टर की जो लेंथ होगी वो इसकी हाफ हो जाएगी, यानी कि 5 न्यूटन, और डायरेक्शन इसकी सेम रहेगी जो कि ईस्ट में है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका F1 वेक्टर, ये हो जाएगा आपका F2 वेक्टर। अब मान लो कि आपको दो वेक्टर्स कुछ इस तरीके से गिवन है कि F3 वेक्टर है आपके पास 10 न्यूटन ईस्ट और F4 वेक्टर है आपके पास 5 न्यूटन वेस्ट। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड तो अलग है ही, साथ में डायरेक्शंस भी अलग हो गई। तो F3 वेक्टर्स तो हमने बना लिया कि ठीक है ये 10 न्यूटन है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब 5 न्यूटन का वेक्टर हमें बनाना है। ठीक है, तो पहली चीज तो इसकी लेंथ छोटी होगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है, और इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में एरो शो करता है वही क्या होती है, उसकी डायरेक्शन। जैसे ये ईस्ट में शो कर रहा है तो ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये एरो आपका वेस्ट में है तो ये इस वेक्टर की डायरेक्शन है। तो ये 5 न्यूटन का वेक्टर हो गया, यानी कि ये F4 वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया आपका F3 वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को। अब ग्राफिकली तो कर लिया, लेकिन जब हमें लिखना होता है तो बार बार ऐसा तो नहीं है कि हम लिखने बैठ जाएंगे। अब हाँ, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि भाई 10 न्यूटन का है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्केल से इसको नाप के पूरा बराबर 10 न्यूटन बनाएंगे फिर बराबर का 5 बनाएंगे, ऐसा नहीं करना। बस एक सिंपली आप अपनी रफली बना लो, 10 न्यूटन हो गया किसी भी लेंथ का, अब 5 न्यूटन है तो उससे छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको ड्रॉ करना होता है, कोई स्केल लेकर इसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, चलो अब तो ग्राफिकली हमने देख लिया, लेकिन कितनी बार हमें इक्वेशंस लिखनी होंगी, कितनी बार हमें इसको पेपर में लिखना होगा, तो हर बार तो हम इसको ग्राफिकली नहीं बनाते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा न्यूमेरिकली भी इसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जिसको देखकर हमें पता चल जाए कि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका ये जो एरो हमने लिया था, उसी एरो को उस अल्फाबेट के ऊपर हम लगा देते हैं। जैसे कि फोर्स को ऊपर अगर मैंने ये वेक्टर लगा दिया तो इसका मतलब ये फोर्स क्या है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कोई एक अल्फाबेट है ए, इसके ऊपर एक वेक्टर लग गया तो मतलब ए क्या है आपका, एक वेक्टर है। इस एरो को, एरो क्या शो करता है, वेक्टर, इसी को हम किसी अल्फाबेट के ऊपर अगर लगा देते हैं तो उसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है आपकी, वेक्टर। जैसे कि कोई क्वांटिटी है बी, इसके ऊपर अगर ये एरो लगा हुआ है तो बी क्या है आपका, वेक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम शो करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया। अब ये देखते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो कि ये ए वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है, स्केलर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती पर मैग्नीट्यूड तो उसके पास भी होता है। ठीक है, लेकिन जो वेक्टर है उसके पास डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो कि फोर्स, इसको मैंने डिफाइन करा 10 न्यूटन ईस्ट, तो ये 10 न्यूटन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और ये इसका क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, अगर मान लो कि कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका 10 मीटर नॉर्थ, ठीक है, तो ये 10 मीटर इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड जब हमें बताना होता है कि हम भाई, अगर मैंने एक वेक्टर लिख दिया 10 न्यूटन ईस्ट, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका होता है, ये ए वेक्टर तो हमने लिख दिया, इसके आगे दो डंडे लगा देते हैं। ठीक है,
इसका क्या मतलब है कि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जैसे ये फोर्स वेक्टर है, फोर्स को मैंने कैसे बताया, 10 न्यूटन ईस्ट। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड बताना है तो मैं एफ वेक्टर को 2 डब्बे में बंद कर दूंगी, तो इसका मतलब मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ और वो कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं ऐसे 2 लाइनों में बंद कर दिया, तो मतलब मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, तो वो कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो है आपका 5 मीटर नॉर्थ, S1 वेक्टर। ठीक है, दूसरा आपके पास है S2 वेक्टर, वो कितना है आपके पास, 10 मीटर ईस्ट। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ये S1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 5। S2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है, जो आपका वेक्टर है उसके आगे जो न्यूमेरिकल टर्म लिखी हुई है वो उस वेक्टर का क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये 10 मीटर इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो देखो अभी तक तो हमने ये देख लिया कि 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर होती है, वेक्टर होती है, ये चीज हम देख ली। वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितने कितने तरीके के वेक्टर्स होते हैं। तो नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहला टाइप आता है आपका इक्वल वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर्स आपके इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इक्वल। मतलब कि 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी बराबर होनी चाहिए, तब वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, आपके इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज बराबर नहीं है, या तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है या डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो वो अनइक्वल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक ए वेक्टर है आपका 10 मीटर ईस्ट, बी वेक्टर है आपके पास 10 मीटर वेस्ट, या इसको भी ईस्ट ही लेते हैं, 10 मीटर ईस्ट। ठीक है, अब अगर इन दोनों का मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है आपका, 10 है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इक्वल वेक्टर होने की सेटिस्फाई हो गई। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, बी की डायरेक्शन क्या है आपकी, ईस्ट है, तो बी, ए और बी दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी इक्वल है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी बराबर है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो दोनों वेक्टर्स आपके क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए। ठीक है, मान लो कि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है आपके पास 10 मीटर ईस्ट और बी वेक्टर है आपके पास 10 मीटर वेस्ट। ठीक है, अगर ग्राफिकली बनाए तो ये कैसे है, 10 मीटर ईस्ट में है और बी वेक्टर कैसे है आपका, 10 मीटर वेस्ट में है, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बराबर है, 10 10। ठीक है, लेकिन ए का डायरेक्शन ईस्ट में है और बी का डायरेक्शन आपका वेस्ट में, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो ए और बी क्या है, इक्वल वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वल होने के लिए डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग थी इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। अब मान लो कि कोई ए वेक्टर है आपके पास 10 मीटर ईस्ट और बी वेक्टर है आपके पास 5 मीटर ईस्ट। ठीक है, ग्राफिकली अगर हम बनाएं तो ये है आपका ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 और दूसरा है आपका बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। अब देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों ही ईस्ट में पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन एक का मैग्नीट्यूड 10 है और दूसरे का 5 है, तो मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी बराबर, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी कोई 2 वेक्टर्स आपके इक्वल होंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स होने के लिए क्या कंडीशन होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होने चाहिए। चलो ठीक है, अब दूसरा टाइप देखते हैं हम, अनइक्वल वेक्टर।
इक्वल वेक्टर्स हमने देख लिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बराबर होता है तो ही आपका इक्वल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अनइक्वल कब होंगे? जब कोई भी एक चीज या फिर दोनों अलग अलग हो, ठीक है। ईदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ डिफरेंट, ठीक है। या तो मैग्नीट्यूड अलग हो जाए उनका, या उनकी डायरेक्शंस अलग हो जाए, या फिर दोनों ही अलग अलग हो, तो वो अनइक्वल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। वैसे भी अगर आप देख सकते हो कि कोई भी दो वेक्टर्स आप देख लो, अगर इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली वो अनइक्वल होंगे, ठीक है। तीसरा होता है आपका पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? देखो, पैरेलल होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन शुड बी सेम, ठीक है। जैसे मान लो कि ए वेक्टर है आपके पास कितना, 10 मीटर ईस्ट, बी वेक्टर है आपके पास 5 मीटर ईस्ट, ठीक है। तो ये 10 मीटर है, ये आपका 5 मीटर है, ये 10 है, ये 5 है बी वेक्टर, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज पैरेलल कैसे होती है भाई? मैं अगर अपने हाथों को इस तरीके से रखूं तो इसका मतलब कब ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। अब जो रेलवे की पटरियां हैं वो पैरेलल चलती है, दोनों साथ साथ एक ही डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। दोनों की जो पॉइंट कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। फिर इनका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग हो सकता है, उससे मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन से हम बताते हैं कि कोई वेक्टर पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई वेक्टर पैरेलल हो सकता है अगर वो इस तरीके से हो, ये ए वेक्टर है आपका, ये बी वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक है। मान लो ए वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से है, बी वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है। मैग्नीट्यूड अलग अलग है बट दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, ये पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। मान लो कि आपका ए वेक्टर कुछ इस तरीके से है और बी वेक्टर आपका इस तरीके से है, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है बट दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो ये पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक है। अब आता है फोर्थ आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, पैरेलल कब थे? जब वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे, ठीक है। तो एंटी पैरेलल क्या होंगे? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आपके पॉइंट करेंगे, मतलब एक तो आपका इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, दूसरा अलग डायरेक्शन में, दोनों इस तरीके से पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो होंगे आपके एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने चाहिए, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन को देख के हम बताते हैं कि कौन सा वेक्टर पैरेलल है और कौन सा एंटी पैरेलल, ठीक है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होंगे? जो अलग अलग बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, ठीक है। मान लो कि कोई एक वेक्टर ए इस तरफ है तो बी वेक्टर क्या होना चाहिए आपका? बिल्कुल इसके अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा पूरे चैप्टर में की जान समझ लो आप इसको, ठीक है। पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चंस आपके इसमें से आते हैं जिसको हम एक सेपरेटली अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, ठीक है। जिस भी मान लो कोई भी आपका वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो वो क्या होगा? आपका यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। मान लो इसको रिप्रेजेंट करने का भी एक अलग तरीका होता है, जैसे कि फोर्स है, ठीक है। अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन है आपकी ईस्ट, तो ये क्या होगा? आपका यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये वाला जो वेक्टर है ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो मतलब मैग्नीट्यूड की तो ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। इससे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो है आपकी डायरेक्शन की, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है, उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं। तो जिस भी वेक्टर के ऊपर कैप lगी हुई है तो आप समझ जाना कि हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसका सिर्फ एक ही पर्पस है पूरी फिजिक्स में कि ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट
डायरेक्शन, ठीक है। इसका पूरी फिजिक्स में सिर्फ एक ही काम आता है कि ये डायरेक्शन बताने के काम में आता है, ठीक है। इसको हम बहुत ही डिटेल में अलग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ इतना देख लो कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। जिस भी वेक्टर के आगे अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो वो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। कल हम देखेंगे कि वेक्टर्स के बीच के जो एंगल्स हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। दो वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।